Dear friends, you are the student of BSc third semester, and during this duration, the BSc third semester includes the study of taxonomy, mainly the taxonomy. So, the taxonomy study require the knowledge of the terminology, which are the tools of the terminology. So first of all, you have to know about all the terminological words which are used to describe a plant in taxonomy. Your taxonomical description of the plant requires the knowledge of terminology. तो जितने भी पौधे के पार्ट हैं, सभी पौधों के पार्ट के लिए कोई ना कोई एक टर्म यूज होता है. उसके वेरिएशन पे जब हम जाते हैं, अलग अलग वेरिएशन और अलग अलग टर्म को यूज किया जाता है. जब आप टेक्सोनॉमी पढ़ें और सारे टर्म आपको पता हो कि किस टर्म का क्या मतलब होता है, तो टेक्सोनॉमी को कभी रट कर नहीं पढ़ना होगा, आपको समझ में आ जाएगा. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम टैक्सोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले बताना होता है हैबिट. हैबिट मीन्स क्या हुआ? स्वभाव. और स्वभाव का मतलब जो जल्दी बदलता नहीं है. यानी हैबिट मीन्स हैव इट, है ना. हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव है. जितने लोग हम बैठे हैं, सबका अलग अलग स्वभाव है ना. स्वभाव अलग. इसी तरह पूरे वर्ल्ड की अगर हम स्टडी करें, प्लांट की और एनिमल की, तो सबकी हैबिट अलग अलग है. कोई गुफा में रहता है, तो कोई घोंसला बना के रहता है, तो कोई इतनी इतनी घास में, जैसे शेर, चीता, बाघ, हम कहते तो हैं कि वो जंगल में पाया जाता है, लेकिन घने जंगल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि घने जंगल में ऊपर कैनोपी बन जाती है. घना जंगल होगा तो जो बहुत लंबे लंबे ट्री होंगे, उनका क्राउन एरिया बड़ा होता है, और सारे क्राउन एरिया आपस में मिल करके जंगल की कैनोपी बना देते हैं, एक टोपी जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिससे सनलाइट नीचे नहीं आती है. और सनलाइट नीचे नहीं आएगी तो बताओ फिर वहाँ प्लांट ग्रो करेंगे? नहीं करेंगे. और हम क्या कहते हैं, शेर कहाँ रहता है? जंगल में. तो हमारे दिमाग में कल्पना में क्या आता है कि वहीं रहता होगा जहाँ घना जंगल होता होगा. तो घना जंगल जहाँ होगा, वहाँ नीचे प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, केवल पैरासिटिक प्लांट दिखाई देंगे या क्लाइंबर्स दिखाई देंगे, जो वुडी प्लांट पर क्लाइंब करते हुए ऊपर चले जाते हैं. तो नीचे जब पौधे नहीं होंगे, तो मान लो कहीं एक शेर खड़ा है और उधर एक हिरण खड़ा है, तो दोनों एक दूसरे देख लेंगे ना, तो शेर तुरंत उसको पकड़ के मार डालेगा ना. है ऐसा या नहीं? तो इसलिए कौन चाहेगा, कौन एनिमल है जो कहेगा कि आओ भैया मुझे खा लो? कोई नहीं कहेगा ना. हर इंडिविजुअल अपनी जान की रक्षा करता है, लेकिन हमारे नेचर में का नियम है जीवो जीवस्य भोजनम, है ना. यानी ऑल द इंडिविजुअल ऑफ द वर्ल्ड आर डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली are correlated to each other on the basis of their nutrition. शेर कहे मुझे घास से क्या मतलब, तो शेर जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि घास हिरण खाएगा. हिरण की बॉडी में जो एनर्जी आएगी वो गैस के रूप में उसे एब्जॉर्ब करेगा. तो ये बात समझ में आई आपके? तो देखो, जंगल में होते हुए, बड़े बड़े जंगल में बड़े बड़े पैचेज होते हैं, ग्रासलैंड एरिया. और ग्रासलैंड एरिया इतने बड़े बड़े घास, यानी मूंज का घास, है ना. मूंज के पौधे होते हैं, सैक्रम मुंजो कहते हैं. तो शेर, चीता, बाघ, जितने ऐसे प्रेडेटर हैं जो दौड़ा के किसी को खाते हैं, उन्हें है ग्रासलैंड एरिया. जंगल का कौन सा एरिया? घास में वो छुपेंगे, तभी तो वो एनिमल देख नहीं पाएगा और उसके ऊपर अटैक करके उसे खा लेते हैं. तो अब हैबिट का मतलब आपकी समझ में आ गया होगा. हम किसी भी पौधे की कल्पना करें कि वो
उसका स्वभाव कैसा होगा। जैसे अगर हम कमल की बात करें तो तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कि कमल यानी पानी में, सर्वाइव इन वाटर, है ना। नागफनी अगर हमारे दिमाग में आ रहा है, कांटे कांटे होते हैं, तो तुरंत हमारे दिमाग में आएगा जेरिक कंडीशन होगा, वाटर की स्कर्सिटी होगी, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, प्रेसिपिटेशन बहुत कम होगा। देखो गए नहीं वहाँ, केवल नागफनी को कंसीडर करके हमने वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन को समझ लिया। अब हैबिट की अगर हम स्टडी करेंगे तो देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वो प्लांट हैबिट के तौर पर है कैसा। क्या वो हर्बेसिया से हर्ब है, या श्रब है, या ट्री है ना। 3 भागों में बांट देते हैं ना पौधों को। हर्बेसियस वो है जो सामने हमको दिख रहा है, श्रब वो है जिसकी हाइट 2-3 मीटर तक ऊपर चली जाए और झाड़ी नुमा पौधा बना दे, तो झाड़ी नुमा पौधे को क्या बोलते हैं, श्रब बोलते हैं। और जो 10-12 मीटर लंबा, 50 मीटर लंबा, 100 मीटर ऊंचाई को गेन कर रहा है, दैट प्लांट इज कॉल्ड ट्री। तो देखा है उसके स्वभाव के कारण, उसके लेंथ के कारण, उसकी मार्फोलॉजी को देख के, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख के पौधों को 3 भागों में बांट दिया गया, हर्ब, श्रब और ट्री। समझ में आया ना। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन क्या होता है, द ड्यूरेशन बिटवीन द बर्थ एंड डेथ। जो भी दुनिया में आया है, जन्म लिया है अगर उसने, तो एक दिन उसे मरना भी है ना। ये सुनिश्चित है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तो लाइफ स्पैन किसे कहते हैं, लाइफ स्पैन इज द ड्यूरेशन बिटवीन द डेथ एंड बर्थ एंड डेथ, बिटवीन द बर्थ एंड डेथ। पहले बर्थ होगा देन डेथ होगी, तो उसके बीच का जो ड्यूरेशन है, दैट ड्यूरेशन इज कॉल्ड लाइफ ड्यूरेशन। तो आप जब पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी तो उसमें लाइफ स्पैन को पढ़ेंगे, लाइफ स्पैन के आधार पर पढ़ेंगे। प्लांट्स आर एनुअल, सम प्लांट्स आर एनुअल, सम आर बायनियल एंड सम आर perennial. It means on the basis of their life duration, plants are divided into 3 groups: annual, biennial और perennial. किस पौधे को हम एनुअल कहेंगे, those plants which complete their life cycle within 1 year. 1 साल के अंदर, कोई 1 महीने में भी अपनी लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है, कोई पौधा 5-6 महीने में अपनी लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है। जितने हमारे सीरियल्स होते हैं, जितने हमारे फसलें होती हैं, क्या वो 3-4 साल लगी रहती हैं, है ना। कुछ फसल है 2.5 महीना, कुछ फसल है 3 महीना, कुछ है 4 महीना, ऐसे लगी रहती हैं और फिर उनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो कहने का मतलब कुछ दिन से लेकर 1 साल तक का जिनका जीवन होता है, सच प्लांट्स आर कॉल्ड एनुअल प्लांट्स। अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा है? इसी में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बरसात के दिन में ही ग्रो करते हैं और बरसात खत्म होते खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कुछ है गर्मी के मौसम में जन्म लेते हैं और गर्मी खत्म होते ही उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। इसी तरह कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत सर्दी पड़ती है तब जर्मिनेट करते हैं और सर्दी खत्म होते ही वो खत्म हो जाते हैं। ऐसे एनुअल प्लांट्स को कहा जाता है इफीमेरल प्लांट्स। सच प्लांट्स आर नोन एज इफीमेरल प्लांट्स which has very short life span, जिनकी लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होती है, 2 महीने से 3 महीने की होती है। समझ में आया आपके? तो देखो एनुअल प्लांट उन प्लांट्स को कहा जो कुछ दिन से लेकर 1 साल तक की लाइफ को दर्शाते हैं। बायनियल आर दोज प्लांट which complete their life cycle within 2 years. They need 2 years for the completion of their life. The first year they shows vegetative growth. पहले साल में वो क्या दिखाते हैं?
वेजिटेटिव ग्रोथ यानी रूट डेवलप कर रहा होगा, स्टेम डेवलप कर रहा होगा, लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा, लेकिन फ्रूटिंग नहीं हो रही होगी। तो फर्स्ट ईयर क्या होता है? वेजिटेटिव ग्रोथ। एंड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर दे ट्राई टू ब्लूम, दे ट्राई टू फ्लावर, डेवलप द फ्लावर, यानी कि they undergoes into the reproductive phase. In this way we can say biennial plants complete their life cycle in 2 years. First year is related with the growth and development of the plant, totally vegetative, and during the second year they shows reproductive phase and they develops flower. Flowers are reproductive part of the plant. उसी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन ग्रो करते हैं। मैंने बताया कि इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, 3 साल से शुरू होगी और कितने 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल। और अगर देखना है पुराने पौधे आपको कि 400-500 साल पुराने पौधे, तो जाइए बाराही देवी दर्शन कीजिए और वहाँ बरगद के पेड़ को देखिए, देखिए वहाँ पर कितने पुराने हैं वो पौधे। आपको देख के महसूस हो जाएगा कि इन्होंने कितनी शताब्दी बिता दी। तो सच प्लांट्स आर कॉल्ड पेरेनियल प्लांट्स। ठीक है, आप देखो अगला कैरेक्टर क्या होता है? हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स होता आवास स्थान, कहाँ रहता है पौधा, है ना। और मान लीजिए मेरे दिमाग में आया जलकुंभी, तो जलकुंभी का निवास स्थान कहाँ है? वाटर। जलकुंभी का निवास स्थान है वाटर। तो वो पौधा क्या कहलाएगा? हाइड्रोफाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइड्रोफाइट। ऐसे ही यदि हमने अकेसिया को ध्यान में दे लिया तो अकेसिया दिमाग में तुरंत क्या आएगा? ज़ीरोफिटिक होगा। तुलसी को ध्यान में दे लिया हमने तो तुलसी कैसा पौधा है? मेसोफाइट। उसे मॉडरेट वाटर चाहिए, ना बहुत अधिक और ना बहुत कम चाहिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट द प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू मेनली 2 ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वेटिक प्लांट, अदर इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को फिर डिवाइड कर दिया जाता है किस बेसिस पे? कि रॉक्स पर ग्रो कर रहा है तो लिथोफाइट्स बोल देते हैं, बालू के आसपास ग्रो कर रहा है स्टेमोफाइट्स बोल देते हैं, एसिडिटी में ग्रो कर रहा है एसिडोफाइट्स बोल देते हैं, एल्कलिनिटी में ग्रो कर रहा है तो हेलोफाइट्स बोल देंगे, जहाँ सैलिनिटी ज्यादा हो, साल ज्यादा हो। जैसे आपने सुना होगा सुंदरवन, नाम सुना? ये भारत का अगर हम नक्शा बनाए तो बंगाल की खाड़ी के आसपास जहाँ गंगा नदी जाके मिलती है समुद्र में, उसके आसपास के क्षेत्र में छोटे छोटे टापू बने हैं और वेजिटेशन है, जहाँ पर साल्टी वाटर और गंगा का फ्रेश वाटर का मिलन होता है, मिलते हैं, ट्रांजिशनल फेज होती है और वहाँ पर बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी प्लांट्स की और एनिमल्स की पाई जाती है। इस वन को हम कहते हैं मैनग्रोव वेजिटेशन या कहते हैं सुंदर वन। तो ये समझ में आया है बच्चे? अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो क्या हमें पौधे को जब डिस्क्राइब करते हैं, वन थिंग मोर हियर, देखो ये लिली का पौधा रमेश जी लेकर आए पढ़ाने के लिए, लिली का पौधा है ना। तो ये लिली का पौधा हम क्यों मंगाए थे? क्यों? हमने तो एक फ्लावर मंगाया था, पूरी टहनी ला के दे गया मुझे, इन्फ्लोरेसेंस ला के दे दिया। ये इन्फ्लोरेसेंस है ना। तो ये लिली का पौधा है आपके सामने और इस पौधे की स्टडी हम यहाँ कर रहे हैं, है ना, क्लासरूम में। एक ही पौधे से देखो कितनी ब्रांचेस की ओर हम जाएंगे। इस पौधे को हम देखते हैं कि ये क्या हो सकता है ना। अगर हम इसे देखते हैं, फिर देखते हैं कोई कवरिंग है जो इसको ऐसे घेर रही है,
तो समझ में आता है कि अच्छा ये ब्रैक्ट हो सकता है ना। दिस इज कॉल्ड ब्रैक्ट, ये ब्रैक्ट हो सकता है। फिर अंदर देखते तो देखते अरे ये तो कई फ्लावर एक साथ निकले हैं, देखो, यानी ये दिखा रहा है फ्लावर ग्रो इन क्लस्टर, दिखा रहा है ना, ये सब करेक्टर हुए। तो अब देखो यहाँ हम जो ये करेक्टर देख रहे हैं इसका ऐसे कि अच्छा ये फ्लावर है, ये स्टेम लाइट दिखाई दे रहा है, स्टाम्प दिखाई दे रहा है, इसकी लीफ नीचे और लाता तो लीफ दिखाई देती। तो बाहर से स्ट्रक्चर देख रहे हैं। देन दिस स्टडी इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। इस स्टडी को क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजी। अब हम देख रहे हैं कि इस फ्लावर को हम खोल के देखेंगे कि ये क्या है और ये कितने हैं और इसके अंदर का स्ट्रक्चर, इसके अंदर का स्ट्रक्चर ये ऐसा है। तो अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर है इसकी जब हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, देखेंगे हम कि फ्लावर का ओरिएंटेशन कैसे हुआ है, हम देखेंगे कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट हैं, हम देखेंगे कि इसकी रूट कैसी है, स्टेम कैसा है। जब ये स्टडी करते हैं दैट स्टडी इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। इस स्टडी को में हमने क्या कहा? टैक्सोनॉमी का। अब देखो इस पौधे का हम ये ब्रैक्ट या इस फ्लावर का या इस पार्ट का कहीं से भी थोड़ा सा इसका हमने पार्ट ले लिया और लैब में जाके उसका सेक्शन काट के देखा तो दैट स्टडी है प्लांट वही स्टडी विल कॉल एनाटॉमी। अगर इसका सेक्शन काट के देख रहे हैं वही प्लांट है लेकिन टर्म चेंज हो गया, क्या हो गया? एनाटॉमी। अब हम इसके इस एंथर की ओर जाते हैं। ये मेल सेक्स ऑर्गन देखिए, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है देखिए, और इसे एंड्रोसियम कहते हैं या स्टामेन कहते हैं। स्टामेन को हम देखें तो ये दो भागों में बटा है, ध्यान से देखिए, दो भागों में बटा है। व्हाइट कलर का जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? फिलामेंट है। दिस इज स्टेराइल पार्ट ऑफ द प्लांट। और इधर देखो कैसा है, ऐसा लग रहा है तराजू, देखो लग रहा है आपको, ये देखिए, है ना। तो ये क्या लगा है इस पर? एंथर लगा हुआ है और इसी एंथर पर मेल सेक्स ऑर्गन ग्रो करते हैं। तो अब हमने क्या किया कि अभी अगर हम इसको काट के देखेंगे तो बन जाएगा एनाटॉमी, लेकिन इसके इस एंथर का अगर हम सेक्शन काटे और पोलन ग्रेन की स्टडी करने लगे then the study will be converted into embryology। पौधा वही ये स्टडी बदल गई। अब हम पोलन ग्रेन में ये स्टडी करें कि कितने इस गैमेट में कितने क्रोमोसोम हैं। स्टडी विल बी कन्वर्टेड इनटू जेनेटिक्स। समझ में आया? पौधा वही है, क्रोमोसोम की स्टडी करने लगे तो जेनेटिक्स हो गया। अब यदि हम इसी पौधे में इसके क्रोमोसोम को निकाल करके, इसके डीएनए को निकाल करके उसमें कोई नया जीन, कोई नया करैक्टर हम इंक्लूड कर दें, द स्टडी विल बी कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तब हम क्या कह देंगे इसे? बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि हमने इस पर क्या कर दिया? इंजीनियरिंग कर दिया। इसका जो जीनोम था उसमें कुछ जीन बाहर से लिया और उसमें मिक्स कर दिया, उसमें मिला दिया, तो एक नया करैक्टर आ गया। एंड दिस स्टडी इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो इस पौधे को वहां से उखाड़ के ला के हमारे सामने रखा गया और हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो ये बन गया है मॉर्फोलॉजी। इससे हम कर सकते हैं स्टडी एनाटॉमी, इससे स्टडी कर सकते हैं इसकी टैक्सोनॉमी, कर सकते हैं स्टडी साइटोलॉजी की, कर सकते हैं स्टडी जेनेटिक्स की, कर सकते हैं स्टडी बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन एक साइंस की स्टडी नहीं कर पाएंगे एंड दैट इज द इकोलॉजी। इकोलॉजी की स्टडी हम नहीं कर पाएंगे। ये पौधा वहां से उखाड़ के ला के यहाँ रखा गया, ये पूरे पौधे की हमें जानकारी, ये रूट भी यहाँ पर होता, ये लीफ भी यहाँ पर होती
तो भी इस स्टडी को हम क्या ना कहते, इकोलॉजी नहीं कहते, क्योंकि इकोलॉजी की परिभाषा क्या है? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन देयर होम। सबसे सरल परिभाषा, स्टडी ऑफ द प्लांट और एनिमल इन देयर होम, एंड होम इज द नेचर, एंड दैट स्टडी इज कॉल्ड इकोलॉजी। यानी कि इसकी अगर हमें इकोलॉजी की स्टडी करनी थी तो पौधे को यहाँ नहीं लाना था, हमको आपको लेकर वहां जाना था और दिखाना था कि बच्चों देखो ये सॉइल है, सॉइल की स्टडी करो कि कैसी सॉइल में ये ग्रो कर रहा है। फिर तुम ये स्टडी करो कितनी इंटेंसिटी सूर्य की होती है लाइट की, तब ये ब्लूम करता है। कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन, एडाफिक कंडीशन, फाइटो जियोग्राफिक कंडीशन इसके ऊपर लगते हैं तो ये अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। यानी कि हम यहाँ ला के किसी की पौधे की स्टडी करेंगे तो दैट स्टडी इज नॉट कॉल्ड इकोलॉजी। सो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन देयर होम। तुम चले जाओ लखनऊ, लखनऊ में चिड़ियाघर, नाम है चिड़ियाघर लेकिन वहाँ शेर भी है, हाथी भी है, और सभी लोग अपने बच्चों को वाइल्ड एनिमल को दिखाने ले जाते हैं। चारों ओर से बहुत प्रोटेक्शन, बड़ी बड़ी दीवार बनी होती है या लोहे की जाल बनी होती है, बेचारे शेर को बंद कर दिया जाता है। कहाँ? एक प्रोटेक्टेड एरिया में, और बच्चे छोटे छोटे से कंकड़ लेके उसको यूं करते हैं, आओ तो जाने क्यों, क्योंकि बीच में बाउंड्री बहुत तगड़ी हो, बेचारा उतना तगड़ा जंप नहीं लगा सकता। और वो प्रेडेटर है, वो खाना किसी को दौड़ा के और किल करके तब खाता है, और वहाँ उसके सामने फ्लैश परोसा जाता है, खिड़की से उसके पास किसी भी जो भी एनिमल वो खाता है उसका मांस उसको दे दिया जाता है। तो एक स्टडी आपने चिड़ियाघर में शेर का किया तो आपने देखा थाली में परोसा हुआ, किसी चीज में परोसा हुआ वो खा रहा था, क्या वही उसका स्वभाव है? उसका वो स्वभाव नहीं था। और वही जंगल में आप पिंजड़े में बंद गए, आपको ऐसी गाड़ी में बिठाया गया जो पूरी प्रोटेक्टेड है चारों ओर से, जाली बहुत मजबूत लगी हुई है, वो अटैक करके भी आपको नहीं हानि पहुंचा सकता, और आप जंगल में घूमते हुए उसे देखते हैं, प्रे को पकड़ते हुए देखते हैं, हर प्रेडेटर अपने प्रे को दौड़ा के किल कर रहा और फिर खा रहा, तो दैट स्टडी इज कॉल्ड इकोलॉजी। क्योंकि आप उसके होम में गए, हमने क्या कहा? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन देयर होम इज कॉल्ड इकोलॉजी। अब हम आते हैं यहाँ रूट पर। तो रूट कैसा होता है? देखो रूट क्या होता है, ये देखो सीड है बच्चों, ध्यान दो, ये देखो सीड है। सीड का जब जर्मिनेशन होता है तो सीड से निकलता है, ये देखो ये निकलता है प्लूमोन, और नीचे की ओर निकलता है, डेवलप होता है रेडिकल। क्लियर? तो यही रेडिकल जियोट्रॉपिज्म दिखाता है। एक ही साथ कई चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं। जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द अर्थ, अंडरग्राउंड डेवलपमेंट। किसी भी सीड को अगर ग्रो कर दो तो उसका सीड का जो रूट होगा वो नीचे जाएगा, तो ये रेडिकल किधर जाएगा? नीचे। और नीचे जाके देखो ये ऐसे हो गया, ये देखो रेडिकल इज कन्वर्टेड इनटू रूट। रेडिकल का कन्वर्जन किसमें हो गया है? रूट में। और इस रूट में हमको एक मेन ब्रांच दिख रही है, और इससे ये लेटरल ब्रांचेस डेवलप कर जा रही है। तो यानी कोई पूछे व्हाट इज टैप रूट, और ऐसे रूट को हम कहते हैं, कौन सा रूट है ये? मूसलाधार जड़। ये मूसलाधार जड़ या टैप रूट। तो इस रूट का डेवलपमेंट किससे हुआ? तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि टैप रूट क्या है, तो पहली चीज आपको बताना चाहिए कि टैप रूट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द germinating seed through the radical।
रेडिकल से जिसका जन्म होगा दैट रूट इज कॉल्ड टैप रूट। क्लियर हुआ ना? अब देखो, आप एक अजूबा की पत्ती को याद करो जरा, ऐसी होती है बच्चों, देखो होती है ऐसी। ये अजूबा की पत्ती मैंने बना दिया। इस अजूबा की पत्ती ड्राफिला, इसको अगर कॉपी के बीच में आप रख दो तो देखो यहाँ रूटिंग हो जाएगी और यहाँ से ये देखो पौधा निकल आएगा। देखो जड़ निकल आया, कहाँ से निकला? अदर देन द रेडिकल। रेडिकल के अतिरिक्त चाहे स्टेम से निकले चाहे लीफ से निकले, रेडिकल से एडवेंटिशियस रूट का जन्म नहीं होता है। तो क्या परिभाषा हो गई? द डेवलपमेंट ऑफ द रूट अदर देन द रेडिकल इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। किसी भी पौधे का जब हम टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन करते हैं, किसी भी फैमिली को डिस्क्राइब करते हैं, देन हमको इतने सारे इंफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला हैबिट, एंड आई हैव टोल्ड यू हैबिट में हम क्या लिखेंगे? क्या बताया था मैंने? है ना? स्वभाव के बारे में लिखेंगे कि वो एनुअल है, कि बायनियल है, कि पेरेनियल है, हर्बेसियस है, कि श्रब है, कि ट्री। और हैबिटेट के बारे में क्या कहा था? कि वो ज़ीरोफाइट है, कि हाइड्रोफाइट है, कि मीज़ोफाइट है, कि लिथोफाइट है, कि सैमोफाइट है, मतलब कहाँ पाया जा रहा है। तीसरी चीज मैंने बताई थी क्या? रूट। हमने बताया था कि रूट भी बहुत प्रकार के होते हैं, एंड द मेनली रूट्स आर टू टाइप। वन रूट इज called tap root and other root is called adventitious root. So tap root में किसे कहते हैं? जो जिसका डेवलपमेंट, जिसकी origin रेडिकल से हुई, जर्मिनेटिंग सीड के रेडिकल से अगर रूट निकला है, दैट रूट इज टैप रूट। एंड एडवेंटिशियस रूट की क्या पहचान है? इट ओरिजिनेट अदर देन द रेडिकल, मतलब रेडिकल से इसका डेवलपमेंट नहीं होता। फिर अगला पॉइंट क्या था? स्टेम। किसी भी पौधे को हम डिस्क्राइब करेंगे तो हम उसके आज करेंगे। अब किसी भी, यहाँ तो हम ऐसी फैमिली के बारे में बताएंगे, बट किसी भी फैमिली के स्टेम को जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो हम देखेंगे कि वो अंडरग्राउंड स्टेम है या एरियल है। फिर देखेंगे हर्बेसियस है या वुडी है। जैसे नीम का पेड़ अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ पे स्टेम कैसा है? वुडी है। घास का देख रहे हैं कैसा है? हर्बेसियस है ना? यस मैम। फिर जो पौधों का देखेंगे, जैसे आपने प्रैक्टिकल अभी अगर नहीं किया है तो आपको ये प्रैक्टिकल कराया जाएगा सोलेनेसी फैमिली, जिसमें आप प्रैक्टिकल करेंगे सोलेनम नाइग्रम का। तो सोलेनम नाइग्रम का स्टेम कैसा होता है? हर्बेसियस होता है। तो यानी कि स्टेम हर्बेसियस है या वुडी है, अनब्रांच्ड है या ब्रांच है। आपके गार्डन में कौन सा पौधा लगा है अनब्रांच्ड? रॉयल पाम लगा है। रॉयल पाम का पौधा देखिए, इधर से आप शुरू करेंगे, कई पौधे लगे हुए, कितना खूबसूरत पौधा। और स्टेम कैसा है? अनब्रांच्ड है ना, उसकी ब्रांचेस नहीं है। तो स्टेम में हम ये ध्यान देते हैं कि ये ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है। स्टेम का कैरेक्टर बता देते हैं। स्टेम के बाद आते हैं लीफ पर। किस पर आएंगे? लीव्स पर। तो लीव्स में हम क्या डिस्क्राइब करते हैं कि लीफ सिंपल है या कंपाउंड है ना? लीफ दो प्रकार की होती है, वन इज कॉल्ड सिंपल लीफ, अदर इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में लैमिना होता है और लीफ के एक्सिल में एक्सिलरी बड पाई जाती है, ये पहचान है। और कंपाउंड लीफ कैसी होती है तो ये वैसे बता सकते हैं। देखो ये सिंपल लीफ है, ये कैसी लीफ है? सिंपल लीफ। नो हियर दिस है सिंपल लीफ। अब यही सिंपल लीफ देखो कंपाउंड में बदलने जा रही है। ये देखो बहुत सी पत्ती
पत्तियां ऐसी होती है, Yes. होती है ना? Yes, ये ma'am. भी सिंपल लीफ। अगले केस में हम क्या देखते हैं कि ऐसा हो जा रहा है, ऐसी लीफ भाई देखी है आपने? Yes, ma'am. ये गेंदे की पत्ती बना दिया मैंने। तो बहुत से बच्चे गेंदे की पत्ती को कंपाउंड लीफ कहते हैं। कंपाउंड लीफ नहीं है ये, क्योंकि इसका ये जो लेमिना है, ये पार्ट क्या कहलाता है? लेमिना है। यहाँ देखो इसकी मार्जिन ऐसे कटिंग दिखा रही है, ये कटिंग बहुत शार्प हो रहा है, यहाँ बिल्कुल मिडरिप के पास आ रहा है, लेकिन मिडरिप को छू नहीं रहा। आप देखो यही लीफ अगर ऐसी हो जाए, ये देखो। Now this leaf is called compound. I think now you are well known in difference between the simple leaf and compound leaf. Compound leaf में ये लैमिना कई भागों में बट गया, तो यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे? लैमिना। नीचे देखते हैं कि लीफ डॉर्सीवेंट्रल है या आइसोवेंट्रल। देखो ये लीफ, अगर हम लिलिएसी फैमिली को ही हम लेकर चलते हैं पूरे में, है ना? हम इसकी हैबिट देखें तो कैसा है? पेरिनियल, है ना? एक बार इस फैमिली के पौधों को एक बार लगा देते हैं तो कई साल तक वो जीवित रहता है। देखो पेरिनियल होता है, कैसा होता है? पेरिनियल। इस फैमिली के जो पौधे होते हैं, कुछ पौधे एनुअल भी होते हैं और कुछ पेरिनियल भी होते हैं। तो हम पूरी फैमिली को डिस्क्राइब कर रहे हैं लिलिएसी, तो हम क्या कहेंगे कि दे मे बी एनुअल, बायनियल एज वेल एज पेरिनियल। दूसरा क्या हैबिटेट कैसा होता है? कहाँ पाया जाता है ना? किस स्थान पर पाया जाता है? तो ऐसे स्थान में लैंड पर पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल होता है। सम स्पीसीज आर एक्वेटिक, जैसे वाटर लिली। वाटर लिली देखो कहाँ पाया जाता है, यानी इट मे बी फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एज वेल एज इन एक्वेटिक कंडीशन। अगले पॉइंट पे जाते हैं कि रूट। तो रूट कैसा होता है इसमें? रूट को अगर हम देखें तो रूट के जस्ट ऊपर हमको मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम दिखाई देता है, और मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम को हम कॉर्म कहते हैं या बल्ब कहते हैं या राइजोम कहते हैं। आप कहोगे मैम हमने राइजोम आज तक नहीं देखा। आपके घर में अदरक है? Yes, ma'am. अदरक क्या है? राइजोम। अदरक जो होता है जिंजर, जिंजर क्या है? राइजोम है, एंड दैट इज अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है? इसी तरीके से बहुत से पौधों में आप नीचे कंद जैसा देखते हो, घुइयां खाया होगा, Yes, ma'am. है ना? उसमें भी देखिए ऐसा ही होता है। पहचान क्या है? क्यों हम कहेंगे कि ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है? क्योंकि हम जानते हैं कि स्टेम में जो स्टेम होता है दैट इज डिविजिबल इनटू नोड एंड इंटरनोड। किसमें डिविजिबल होता है? नोड एंड इंटरनोड में। तो देखो घुइये के ऊपर आपको दिखता है ना, ऐसे ऐसे लाइन छिलका निकाल देते हैं। अदरक पे देखिए दिखता है ना आपको। तो these all are modified stem which is underground in their position. तो लिलिएसी फैमिली का भी स्टेम क्या होता है? शॉर्ट होता है, छोटा होता है और बेस पर होता है और ग्रो करता है डाउनवर्ड। मे बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्म, may be found in the form of tuber, or found in the form of rhizome. अगले पॉइंट की ओर चले तो leaves. Leaves are two type. जो नेचर में लीफ देखी जाती है वो कैसी होती है? दो टाइप की होती है। देखो एक पौधा ये है और देखो एक लीफ में यहाँ पे बनाती हूँ ऐसी। देखो ये लीफ है और ये देखो सनलाइट यहाँ पड़ती है, तो ये डॉर्सल सरफेस और नीचे वेंट्रल सरफेस। तो जैसे आम की पत्ती, जैसे अशोक की पत्ती, जैसे पीपल की पत्ती ऐसे ही होती है ना? Yes, तो डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस। तो ऐसी लीफ को क्या कहते हैं? डॉर्सी वेंट्रल। बोलो समझ में आया आपके? Yes, और अगर हम घास को देखते हैं बच्चों
की लीफ कैसी होती है, या हर्बेसियस प्लांट या मोनोकोटिलिडन की लीफ कैसी होती है, देखो ऐसी होती है। चाहे आप नम्स की ले लो, राइजा की ले लो, हीट की ले लो, मक्के की ले लो, बाजरे की ले लो, यानी कि हमने क्या समझा, ऐसी पत्ती को कहते हैं आइसोबाइलेटरल। सच लीफ आर कॉल्ड आइसोबाइलेटरल लीफ। समझ में आया? क्योंकि ये लीफ, इसका ओरिएंटेशन कैसा होता है, मान लो ये स्टेम है, इसका यू, ये देखो इस तरह अटैच होती है। इधर सनलाइट होगा, इधर पड़ेगा, और इधर सनलाइट होगा तो इस सरफेस पे पड़ेगा, यानी इसके दोनों सरफेस पर सनलाइट पड़ती है, लेकिन यहाँ इसके दूसरे साइड पर सनलाइट नहीं पड़ती है। दिस टाइप लीफ आर कॉल्ड डॉर्सिवेंट्रल लीफ, और दिस टाइप Isoventral लीफ। Then what is the difference? बेंथम एंड हुकर ने एंजियोस्पर्मिक प्लांट को बांट दिया था डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन में। तो देखो डाइकोटिलिडनस प्लांट जो होंगे, डाइकोट जिनमें पाया जाएगा, डाइकोट मीन्स कि अगर मटर के बीज को हम उसका सीड कोट निकाल दें तो कितनी कोटिलिडन? सरसों बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके सीड कोट को निकाल दें तो अंदर कितने पार्ट हैं? जितनी दालें हम खाते हैं उसके सीड कोट को निकाल दें कितने पार्ट होते हैं? 2। और गेहूं या धान को 1, गन्ने को 1। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? मोनोकोटिलिडन। और जिनमें 2 पार्ट की दो कोटिलिडन पाया जाए, डाइकोटिलिडन। तो डाइकोटिलिडन की लीफ ऐसी होती है और मोनोकोटिलिडन की लीफ ऐसी होती है। अब देखो ये मोनोकोटिलिडनस पौधा है, देखा आपने? Yes, ma'am. ऐसा ही तो बनाया मैंने। Yes, ma'am. दिस इज मोनोकोटिलिडनस प्लांट, ये मोनोकॉट है। अब इसमें वेनेशन कैसा होता है? देखो यहाँ पे वेनेशन यानी एक मिडलिप होती है, ये देखो ये मिडलिप है और इससे लेटरल वेन गई है। पीपल की पत्ती याद कर लो, और पीपल की पत्ती को अगर हम पेपर के बीच में बहुत दिन तक सुखा दें तो उसका जो भी पार्ट है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और जाल की तरह दिखाई देगा। उसकी सारे जो वेन हैं वो कैसे दिखाई देंगे? जाल की तरह दिखाई देंगे। तो ऐसे पौधों में किस प्रकार का वेनिशन होता है? रेटिकुलेट होता है। कैसा होता है? रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट होता है वेनेशन। और इनका वेनेशन देखो जरा अच्छे से, इनका वेनेशन कैसा होता है? आप पास से इस पौधे को देखिएगा, सारी या कुछ ऐसा लग रहा है लंबा लंबा सीधा सीधा जा रहा है, देखो। यस मैम। दिख रहा है? Yes, जो ma'am. भी वेन है एक तो बीच में दिख रही है, लेकिन और सारी वेन ये देखो सीधे सीधे लाइन जा रही है, दिख Yes, रहा है ma'am. आपको? Yes, और ma'am. पास से देखो तो सीधा सीधा दिखाई देता है Yes, ना। ma'am. तो ऐसे वेनेशन को पैरेलल वेनेशन कहते हैं। तो पैरेलल वेनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मोनोकोटिलिडन्स। ये समझ में आया आपके? और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जहाँ यहाँ से सारा यहाँ से सारी वेन निकलेगी, यहाँ से ऐसे डाइवर्जेंट होता है। आपने उसकी पत्ती देखी होगी तेज पत्ते की, यस मैम। ऐसे डाइवर्जेंट और ऊपर जाके कोवर्जेंट हो जाती है, एक में मिल जाती है। समझ में आया आपके? यानी कि लिलिएसी फैमिली जो है ये मोनोकोटिलिडनस प्लांट होता है। तो इसकी पत्ती कैसी होगी? आइसोबाइलेटरल होगी। और फिर देखो इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस को हम देखें तो देखो क्या दिख रहा है? साइन दिख रहा है, साइमोस। एक साथ अम्बेल कैसा कैसा दिख रहा है? अम्बेल। अम्बेल माने क्या होता है? एक ही पॉइंट से सारे फ्लावर निकले हैं। फ्लावर इसका कैसा होता है? नीचे मैंने दिखाया था ब्रैक दिखाया था। तो जिन पौधों में फ्लावर के बाहर एक कवरिंग होती है उसे हम ब्रैक कहते हैं। अब इस फ्लावर को हम देखते हैं कि फ्लावर कैसा होता है। तो देखो यहाँ डाइकोटिलिडनस प्लांट जो होंगे उनमें जो
फ्लावर होगा, इस फ्लावर में हमको कैलिक्स और करोला तो अलग अलग दिखाई देगा। आपने देखा होगा गुड़हल, गुड़हल का पौधा देखा है, Yes, ma'am. हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस, तो देखा होगा लाल रंग का पेटल होता है और नीचे हरे रंग का सेपल होता है। यहाँ ना सेपल है ना पेटल है। Nobody can say this is petal or sepal। तो इनमें हम इसे पेरियंथ कह देते हैं, या इसमें हम क्या कह देते हैं, मोनोकोटिलेडन में पेटल और सेपल को जोड़कर टेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेपल्स। तो देखो ये टेपल की संख्या कितनी है, 1, ये देखो 2 और ये देखो 3। तो 3 कैसे हैं? बाहर की ओर। कैसे हैं? बाहर की तो ओर। 3 बाहर की ओर हैं और ये तीनों बाहर की ओर। कोई किसी को क्या नहीं कर रहा है, किसी के ऊपर कोई ओवर नहीं, मतलब कोई भी ये टपल किसी दूसरे टपल को कवर नहीं कर रहा, बिल्कुल वॉल्वेट। जब बिल्कुल कोई किसी को क्या नहीं करेगा, कवर नहीं करेगा, फ्री होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, मतलब एक ही एक्सिस पर होंगे और कोई किसी को कवर नहीं करता है, देन सच टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड वॉल्वेट एस्टिवेशन। कैसा एस्टिवेशन कहेंगे? वॉल्वेट। और कनेर में आपने पीली पीली कनेर में देखा होगा ट्विस्टेड, वन पार्ट इज इनसाइड अदर पार्ट इज आउटसाइड। हर पेटल ऐसे ऐसे ट्विस्टिंग दिखाती है। तो वहां पर कनेर के केस में हमको कैसा एस्टिवेशन दिखाई देता है, ट्विस्टेड। बट यहाँ हमको तीनों देखो एक ही साइड के एक ही जैसे, तो वॉल्वेट होता है। और इस पौधे में हमें जैसे मान लीजिए वॉल्वेट दिख रहा है, कोई दूसरा पौधा है जिसकी वैरायटी अलग है, हो सकता है वहाँ पर टैपल आपस में जुड़े हुए, मतलब टैपल फ्री भी हो सकता है और यूनाइटेड भी हो सकता है। इसको हम देखो ऐसे निकाल के देखते हैं। देखिए एक टैपल को मैंने निकाला, आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके बीच है ना। इस स्ट्रक्चर को हम एंड्रोसियम कहते हैं, सबको मिला के एंड्रोसियम। और इसमें एंड्रोसियम की संख्या आप देख सकते हैं, द नंबर ऑफ द एंड्रोसियम इज 6। लुक हियर, देखिए सब हटा दूं अगर मैं, तो नंबर ऑफ एंड्रोसियम इज 6 एंड 1 इज द गाइनीसियम। देखिए बीच वाला क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, दिस इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है और जिन पर ये ऐसे झूल रहा है, ऐसे झूलता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए सब हिल रहे हैं, है ना। इनको कहते हैं स्टामेन कहते हैं, और सबको मिला के क्या कहेंगे, एंड्रोसियम कहेंगे। एंड एंड्रोसियम इज डिविजिबल इनटू 2 पार्ट। ये जो नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड, आपको नीचे दिख रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट। और फिलामेंट के ऊपर ये टी शेप में आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखिए लग रहा है ना, हमने कैपिटल टी बनाया। देखो कैपिटल टी है या नहीं, देखो है ना कैपिटल टी। तो कैपिटल टी देखो, जरा सा भी मैं हिलाती हूँ, देखो एंकर हिल रहा है। ये देखो जरा से भी हवा चलेगी तो ये क्या करेगा, हिलेगा। और हिलेगा तो इस पे जो पॉलन ग्रेन है वो ब्लो कर जाएंगे, किसके साथ, एयर के साथ। इट मीन्स पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू द एयर। एंड सच टाइप ऑफ स्टामेन जिसमें हमको टी शेप ये दिखाई देता है, और अटैचमेंट पॉइंट से ये दोनों लोग बिल्कुल झूलते हुए दिखाई देते हैं, इसको कहते हैं वर्साटाइल एंथर। ये जो ओरिएंटेशन है इसका, इसे क्या कहेंगे, वर्साटाइल। तो ये एंड्रोसियम की स्थिति हुई। और एक चीज मैंने बताया कि देखिए एंड्रोसियम कैसा है, ये देखो इसके बेस से निकल रहा है, नीचे से नहीं निकल रहा। कहाँ से निकल रहा है, इस टैपल से निकल रहा है, टैपल के बेस से निकल रहा है। तो इसे एपिफाइलस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, और अगर डाइकोटिलेडन का पौधा होता तो हम इसे पेटल कह देते, है ना, पेटल कहते हैं, कोरोला कहते हैं, तो कह देते हैं एपिपेटलस। लेकिन यहाँ ये टेपल है,
है ना। तो एपिटेपलस कह दो या एपिफाइलस कह दो, दोनों टर्म इसके लिए अप्लाई किए जाते हैं। द लास्ट थिंग एंड दैट इज द गायनीशियम। अंतिम भाग इसका क्या है? गायनीशियम है। देखिए आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। देखिए ये एंथर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यानी ये 6 एंथर कैसे थे? बेस से लगे हुए थे। और जब हम इसको डिसेक्ट कर रहे हैं तो देखो ये बहुत लंबी सी स्टाइल इसकी हमको दिखाई दे रही है। गायनीशियम है ये। Look here, this is the gynoecium. अब gynoecium कैसी है? ये देखो ऊपर वाला पार्ट कैपिटेट है, यहाँ पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, एंड दैट इज द लैंडिंग पॉइंट ऑफ द पॉलन ग्रेन। यहीं पर लैंड करता है पॉलन ग्रेन। और ये बीज क्या पार्ट स्टाइल कहलाता है। इसी स्टाइल में ग्रोथ होती है पॉलन ट्यूब की। और अगर इसे नीचे और डिसेक्ट करें तो देखिए ओवरी का पार्ट हमको दिखाई देगा। तो इसमें कितना अच्छा आपको दिखाई दे रहा है। देखिए लुक हियर, दिस इज द ओवरी। देखा आपने? यानी कि गायनीशियम इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट। नीचे का ये पूरा पार्ट ओवरी है, ये फिलामेंटस पार्ट स्टाइल है, ऊपर का ये पार्ट क्या कहलाएगा? स्टिग्मा। तो अगर इसको डिस्क्राइब करेंगे तो क्या बताएंगे कि इसकी स्टाइल बहुत लंबी होती है। देखो लंबी है ना। और जब हम लैब में जाके इसकी स्टडी यानी इसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे ओवरी का, तो हमको अंदर ये सिम कार्पस दिखाई देगा। सिम कार्पस अलग अलग होते हैं तो एपोकार्पस बोलते हैं। और इसकी जो ओवरी है वो कैसी है? सिम। ओवरी इसकी कैसी है? सिम कार्पस यानी जुड़ी हुई है। और अंदर अगर उसके देखते हैं तो लॉक्यूल दिखाई देते हैं हमको, यानी 3 खंड दिखाई देते हैं, 3 चैम्बर दिखाई देते हैं। तो ट्राइकार्पेलरी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ट्राइकार्पेलरी। और इसके जो सीड होते हैं या सीड तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन पहले ओव्यूल है, तो ओव्यूल कहाँ से लगा होगा? सेंटर से बाहर की ओर फेस कर रहा होगा। तो प्लेसेंटेशन होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। कैसा प्लेसेंटेशन? एक्साइल। डायग्राम को बनाया और फ्लोरल फॉर्मूला को बनाया। फ्लावर में ब्रैक्ट उठाना, तो क्या लिख देंगे? ब्रैक्ट इज प्रेजेंट, तो ये बना देंगे BR, यानी ब्रैक्ट है। दूसरी चीज क्या थी कि मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं। तो हम क्या सिंबल बनाएंगे कि यहाँ पर मेल भी है और फीमेल भी है। और कैलिक्स और करोला में इसके अंतर इसलिए हम नहीं जान पाए कि कैलिक्स और करोला को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। तो क्या दिख रहा था? पेरियंथ दिख रहा था। तो यानी ये जो पेरियंथ था या जिसे हमने टेपल का, ये कितना था? 3 बाहर था और 3 अंदर था। 3 + 3। एंड्रोसियम की संख्या हर एक पेटल से ही तो एंड्रोसियम निकला था। स्टम एंड बेस पर लगा हुआ था। देखिए मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए बेस पर लगा था। ये देखिए एंड्रोसियम कहाँ लगा है? बेस पर लगा है। तो एंड्रोसियम कितने थे? 3 + 3 थे। और किससे जुड़ा हुआ है? इससे जुड़ा हुआ है। तो ऊपर एक ब्रिज बना देंगे ऐसे कि उससे जुड़ा हुआ है। गायनीशियम कैसा होता है? इसका सुपीरियर ओवरी होती है। ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर। ये देखिए ओवरी क्या किया हमने, ये देखो ओवरी थी ना, यानी ये जितने पार्ट थे निकले हुए, यानी ये पेटल का जो पार्ट निकला था ये ओवरी के यहाँ से नीचे से निकला था ऐसे। तो जब फ्लावर के पार्ट जो इसलिए अगर ओवरी के नीचे से निकले होंगे तो
तो ओवरी सुपीरियर कहलाती है, और ओवरी के ऊपर से ये अटैच होगा तो ओवरी इंफीरियर कहलाती है। इस केस में ओवरी कैसी है? सुपीरियर है। और कैसी है? ट्राइलॉकुलर है और सिनकार्पस है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे, और सुपीरियर ओवरी को दिखाने के लिए नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। अगर ओवरी इंफीरियर होती है तो अगर ओवरी इंफीरियर होगी तो लाइन यहाँ खींचते हैं, और ओवरी अगर सुपीरियर होती है तो अंडरलाइन नीचे। समझ में आया आपके? कोई भी फैमिली आएगी डिस्क्राइब कर दोगे ना? तो यहाँ पर टैपल की संख्या कितनी थी बताओ जल्दी? 6 टैपल की संख्या कितनी थी? 6 ये टैपल की संख्या कितनी थी? देखो 6 ना? तो 6 में ये 3 इधर बनाया मैंने, और 3 कैसे थे जल्दी बताओ? 3 बाहर थे ना? यस मैम। ये देखो 3 बाहर थे, ये देखो 3 बाहर थे, 3 अंदर थे और 3 बाहर थे। ये देखो 3 हमने यहाँ बना दिया, और 3 कैसे थे? बाहर थे। ये देखिए बन गया ना? यस मैम। 3 अंदर और 3 बाहर। ऐसा ही दिखाई दे रहा था ना? मैंने कहा था वॉल्वेट है। देखो कोई किसी सिरे को कहीं कवर कर रहा है? नहीं कर रहा है ना? तो नहीं कवर कर रहा है ना? अब क्या है कि सभी आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए थे। ये देखो, ये सबको जोड़ दिया ना मैंने? फिर कैसा मैंने बताया, गाइनीशियम कैसा था? देखो ऐसी थी ओवरी। ओवरी में मैंने क्या बोला था कि सिनकार्पस है, देखो सब एक में जोड़ दिया। और सिनकार्पस के बाद क्या बताया मैंने? ट्राइलॉक्यूलर है। देखो 3 लॉक्यूल बनाया मैंने। देयर आर 3 लॉक्यूल। लॉक्यूल में देखो ओव्यूल यहाँ पे लगे हुए हैं। दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड एक्साइल प्लेसेंटेशन। ओव्यूल का प्लेसेंटेशन कैसा है? एक्साइल प्लेसेंटेशन है। और बार बार मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो स्टमन है वो टेपल के बेस से निकला हुआ है। ईपीटेपलस कंडीशन है या ईपीफाइलस कंडीशन है। तो देखो ऐसे बनाएंगे, देखिए सबके साथ यहाँ आके एक रेडियस पर हो गए, है ना? और यहाँ ये देखिए इस तरीके से हमको टेपल, ये देखिए ये क्या चीज बनाया मैंने? ये एंड्रोसियम, ये हमने स्टमन बनाया। स्टमन की संख्या कितनी है? 6 है ना? कितनी संख्या है? 6 है। और 6 कहाँ से अटैच है? टेपल से अटैच है। तो जो ये फॉर्मूला यहाँ कह रहा है, इसी की इंफॉर्मेशन को फ्लोरल डायग्राम डिस्क्राइब करता है। तो देखो जो वहाँ लिखा है वही तो यहाँ डिस्क्राइब हो रहा है। अब वन थिंग और, यहाँ पे हमें 0 जैसा स्ट्रक्चर एक पॉइंट बना लेते हैं। एंड दिस पॉइंट, ये पॉइंट आपको क्या बता रहा है? कोई बताएगा आप में से? Anyone from you can describe? नहीं जान पाया? ये देखिए इसे कहते हैं मदर एक्सेस। दिस इज कॉल्ड मदर एक्सेस। मदर एक्सेस। कोई भी टीचर आपको अगर टैक्सोनॉमी पढ़ा रहा है, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम बनाता है, और डायग्राम में ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना देता है, कभी यहाँ बना देता है या कभी यहाँ बना देता है, या किसी भी डायरेक्शन में बना रहा है, तो हमें क्या समझना चाहिए? मदर एक्सिस का मतलब कोई समझता? नहीं समझते हो? तो ये देखो ये पौधा है, इस पौधे का
देखो ये यहाँ से लीफ निकली है और लीफ के एक्सिल पर होता है एक्सिलरी बर्ड। लीफ के एक्सिल पर क्या पाया जाता है? Axillary bud. एक्सिलरी बर्ड पाया जाता है। एंड एक्सिलरी बर्ड may develop the branch of the plant or may develop either it may develop the branch of the that particular plant or it may develop क्या डेवलप कर सकता है? फ्लावर। तो सपोज दैट यहाँ से एक देखो फ्लावर निकला, ये देखो एक फ्लावर है, ये यहाँ ग्रो किया, देखो जब एक फ्लावर निकलता है बच्चों तो इसे सॉलिटरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिटरी। और एक्सिल से निकलता है तो एक्सिलरी कहते हैं। तो ये क्या है? एक्सिलरी भी है और सॉलिटरी भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना? अब यहाँ पे जो पेटल है तो क्या ध्यान देते हैं हम? जो पेटल ये है, देखो ये पेटल है ना किसी भी पौधे का, तो ये पेटल स्टेम से दूर है कि पास? ये वाला पेटल दूर है कि पास? दूर है कि जो बाहर को फेस कर रहा है। ये पेटल किसको फेस कर रहा है? बाहर को। और ये पेटल किसको देख रहा है? किधर की ओर है? ऊपर की। अपने स्टेम को फेस कर रहा है। ये किधर देख रहा है? ये अपने स्टेम। इधर स्टेम की ओर। तो मदर एक्सिस क्या बताती है कि कौन सा पेटल अपने स्टेम की ओर है, इसकी पोजीशन। जो पेटल एक्सिस की ओर होता है, जो पेटल स्टेम को फेस करता है, उस पेटल को बताने के लिए एक सिंबल बनाया जाता है जिसे मदर एक्सिस कहते हैं। यानी ये वाला पेटल स्टेम को फेस कर रहा है। बोलिए, समझ में आया आपके?